हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 17 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। कल की वीडियो में शुरू में थोड़ा वो हैंग हो रही थी, मुझे नहीं पता क्या था, वो पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया बट उसको मैं डिलीट नहीं कर सकती थी, तो पता नहीं क्या हो गया था, शायद कोई टेक्निकल एरर हो गया था उसमें। तो अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं, हमारा ये है लेक्चर नंबर 3 और जो एक और लेक्चर बचा है इसमें, उसके बाद ये वाला रीडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 3 चैप्टर्स में से एक चैप्टर परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हम इस पूरे चैप्टर में देख चुके हैं कि हमने ये देखा है कि इसमें कौन कौन से रिस्क एट्रीब्यूट्स हैं, और ब्रिंसन फैचुलर मॉडल देखा हमने रिटर्न एट्रीब्यूशन का हमने, फिर इसमें बहुत सारे फिक्स्ड इनकम जो उसको एट्रीब्यूट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं हमने वो देखा, और हमने रिस्क एट्रीब्यूशन का पोर्शन देखा हमने, जो पोर्टफोलियो जो पूरा हमारा फिक्स्ड इनकम है उसको हम कैसे डीकंपोज करते हैं यील्ड कर्व में और वाईटीएम वाली चीज में और एक्सपोजर में, उसको हमने पूरा हम दो लेक्चरों में पूरा पढ़ चुके हैं। हमने इंटरैक्शन इफेक्ट, एलोकेशन इफेक्ट और सिलेक्शन इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम थ्योरी देखेंगे। उसमें यह है बेसिकली कि हम बेंचमार्क्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम देखने जा रहे हैं अपना एसेट और लायबिलिटी बेस्ड बेंचमार्क्स। इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की जो बेंचमार्क होती है, कोई भी बेंचमार्क, वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज होती है, जिसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो उसकी पूल ऑफ एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है। बेंचमार्क्स किस किस चीजों के लिए यूज होता है? बेंचमार्क्स यूज होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट्स होता है, वो जो पोर्टफोलियो, मतलब अगर हमें हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट क्या है कि इसको हमें बीट करना ही करना है, इसके लिए यूज होता है। सेकंड, हमें कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं इंस्ट्रक्शंस, और हमें कम्युनिकेशन विद कंसल्टेंट्स एंड ओवरसाइट ग्रुप्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें कम्युनिकेट करने में वो हेल्प करता है। इससे क्या हम आइडेंटिफाई और इवेलुएट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पोर्टफोलियो की रिस्क एक्सपोजर्स को भी हम उसको देख सकते हैं। फिफ्थ है हमारा कि हम पास्ट परफॉर्मेंस की इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन और परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। मैनेजर को सेलेक्ट कैसे करें और उसका अप्रेजल वाला चीज हम लेक्चर 4 में देखेंगे। ये पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे कि वो स्किल की वजह से अटेन हुआ है रिटर्न या फिर एक लक की बेसिस पे डिपेंड हुआ है। 7 पॉइंट है हमारा मार्केटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेंचमार्क। कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, लॉज और स्टैंडर्ड्स को ये और हमें रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क और मार्केट इंडेक्स है, मार्केट इंडेक्स एज इन, अगर मैं बात करूं मार्केट इंडेक्स एग्जांपल निफ्टी 50 की बात करूं तो वो एक मार्केट इंडेक्स है। अगर मैं मान लो कि मैं कोई अपना स्मॉल कैप का इंडेक्स बना रही हूँ, स्मॉल कैप की मेरी पोर्टफोलियो है, ठीक है, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, तो क्या ये मैं मार्केट इंडेक्स को बेंचमार्क ले सकती हूँ? हम मैं नहीं ले सकती, क्योंकि निफ्टी 50 में बहुत सारे और भी ऐसे स्टॉक्स होंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, 50 बेस्ट कंपनीज है हमारे उसकी, तो ये तो क्या हो गया, लार्ज कैप, पूरा लार्ज कैप हो गया। स्मॉल कैप को तो ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। जब जो चीज मेरे पोर्टफोलियो को ही नहीं रिप्रेजेंट करी, मैं उसको बेंचमार्क कैसे ले सकती हूँ? तो मार्केट इंडेक्स क्या होता है? मार्केट इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक सिक्योरिटी मार्केट, मार्केट सेगमेंट या फिर कोई एसेट क्लास को। जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है, वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन जो होती है, कोई जैसे मान लो स्मॉल कैप, जो मैंने बोला स्मॉल कैप का मेरा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है, मैं स्मॉल कैप कंपनीज में स्टॉक इन्वेस्ट करती हूँ, तो मेरा स्पेसिफिक एक गोल है, उसके हिसाब से मैं बेंचमार्क डिसाइड करूंगी, ऐसे नहीं कि मार्केट वाला ले लूंगी कोई भी। अभी हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि इसका भी रेपरकर्शंस क्या है अगर हम मार्केट जो गलत बेंचमार्क्स ले लेते हैं। एग्जांपल FTSE 100 इंडेक्स और S&P यूएस एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स। मान लो मैंने ये S&P यूएस एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स ले लिया और मेरे जो पोर्टफोलियो में है वो सिक्योरिटीज यूएस की नहीं है, यूएस बॉन्ड नहीं है उसमें, मान लो कोई और इंडिया के बॉन्ड मार्केट है, तो ये तो अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना उसको। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? मार्केट न्यूट्रल लॉन्ग शॉर्ट मैनेजर्स, जिसमें लॉन्ग किसमें जा रहे हैं, हम लॉन्ग जा रहे हैं उन सिक्योरिटीज में जो हमारी ओवर प्राइज, जो सॉरी अंडर प्राइज है, उनमें हम लॉन्ग जा रहे हैं, और शॉर्ट उनमें जा रहे हैं जो ओवर प्राइज है। तो ये स्पेसिफिक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन करने में और स्प्रेड डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज इंडेक्सेस आर सेलेक्टेड फॉर देयर एप्रोप्रिएटनेस इन रिप्रेजेंटिंग द टारगेट मार्केट। जो टारगेट मार्केट है उसको सेलेक्ट करने में ही उसको बेसिकली इसलिए ही बनाया जाता है उस निफ्टी 50 को, कि वो जो लार्ज कैप के स्टॉक्स है ना उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, या फिर उस मार्केट सेगमेंट या एसेट क्लास को। जो मार्केट इंडेक्स होता है ना वो कभी कभार वो किस लिए हेल्प होता है, वो जनरल पब्लिक के लिए बने हैं, ब्रॉड अपील होती है उनकी। जो बेंचमार्क्स होते हैं ना जो वो स्पेसिफिक नीड्स के लिए होते हैं एसेट ओनर के। और वो जो बेंचमार्क क्या होगा, मतलब मेरा एक स्पेसिफिक नीड है, मैं एक हेज फंड बना, तो मेरा बेंचमार्क तो अलग होगा ना, मैं थोड़ी ऐसे नॉर्मल कोई भी जो सबके लिए वो बना लूंगी। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज लेनी पड़ेगी मेरे को जो मेरे पोर्टफोलियो को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। कभी कभार जो मार्केट इंडेक्स होता है वो बेंचमार्क की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इन
मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ऐसा ही बेंचमार्क लेना होता है जो हमारे पूल ऑफ एसेट्स जो पोर्टफोलियो में वो उसको रिप्रेजेंट करे और हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लाइबिलिटी बेस्ड इंडेक्स, ये हमने पढ़ा था अपने एसेट एलोकेशन वाले सब्जेक्ट में कि हमारे पास 3 अप्रोचेस होते हैं, एक तो एसेट ओनली, लाइबिलिटी बेस्ड और हमारा थर्ड क्या था, गोल्स बेस्ड। तो जिसने भी अगर नहीं पढ़ा एसेट एलोकेशन तो वो पूरा प्रीवियस अपनी पूरी जितनी भी वीडियोस है वो देख लेना, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगी उसका। तो इसको फोकस करना है ऑन द कैश फ्लोज। इसका फोकस क्या होता है इस इंडेक्स का, वो होता है फोकस ऑन द कैश फ्लोज दैट द एसेट्स मस्ट जनरेट। वो यूज होती है व्हेन द एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ स्पेसिफिक फ्यूचर लाइबिलिटी, जो कि एक लाइबिलिटी बेस्ड हमारी पोर्टफोलियो होती है ना, उसका भी यही रीजन होता है कि वो उसको फंड करना होता है हमारी एक लाइबिलिटी को। दे अलाउ द एसेट ओनर टू ट्रैक द फंड्स प्रोग्रेस टूवर्ड फुल, वो किस लिए भी हेल्प करती है, वो ट्रैक करने में भी हेल्प करती है हमारी प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ फुल्ली, ये पेंशन फंड की बात हो रही है इसमें कि फुल्ली फंड स्टेटस को और फुल्ली फंडेड जो नहीं हुआ है उसको ट्रैक करने में हमें हेल्प करती है। परफॉर्मेंस रिलेटिव टू लाइबिलिटीज इंपॉर्टेंट होता है कि हम देख सके कि हमारी कितनी परफॉर्मेंस चल रही है। अगर ये मेरी लाइबिलिटी है कोई, मान लो मेरे को लेना है एक कार 20 लाख की, तो ये मेरी एक लाइबिलिटी है, ठीक है, तो मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा मेरी पोर्टफोलियो और या फिर मेरी बेंचमार्क का। क्यों? क्योंकि ताकि मैं देख सकूं कि वो पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं, जिससे कि मतलब पोर्टफोलियो कभी कभार आउट परफॉर्म करता है मार्केट इंडेक्स को। एक मैंने पोर्टफोलियो बनाया लाइबिलिटी इंडेक्स वाला बेंचमार्क है, उसने जो मेरी पोर्टफोलियो थी ना उसने उसको मतलब आउट परफॉर्म कर दिया, बट मेरी लाइबिलिटी ही नहीं पूरी हुई। 20 लाख जो उसको अर्न करना था वो कर ही नहीं पाया, उसको रिटर्न निकाल ही नहीं पाया। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। To best determine how a liability-based benchmark should be constructed, manager first needs to understand the nature of the plan liabilities और उसके प्लान प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जब डिटरमाइन करना होता है एक लाइबिलिटी बेस्ड बेंचमार्क, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, नेचर ऑफ द प्लान लाइबिलिटीज और उसके क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये फॉलोइंग प्लान होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ द लाइबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स टू रिटायरमेंट इन द वर्क प्लेस, the percentage of the workplace that is retired, the average participant life expectancy, ये सारे मतलब नॉर्मल है कि हमें क्यों लाइबिलिटी बेस को पूरा कैसे बनाना होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख बस ऐसे ही पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब ये बोल रहे हैं जो लाइबिलिटी बेस्ड होती है हमारी इंडेक्स या पोर्टफोलियो, उसमें नॉमिनल बॉन्ड्स, रियल रिटर्न बॉन्ड्स और कॉमन शेयर्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेट, मतलब हर एक, अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं कि ये हमारा लाइबिलिटी बेस्ड है, ये भी है, ये भी है, ये बहुत सारे मतलब पोर्टफोलियोज है, तो हमें बहुत मोस्ट कॉमनली जो एसेट एलोकेशन होगी या जो एसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, नॉमिनल बॉन्ड्स, रियल रिटर्न बॉन्ड्स और कॉमन शेयर्स। ये हम देख चुके हैं ये क्यों बॉन्ड्स क्यों ले रहे हैं अब इसमें, ठीक है। द एलोकेशन टू ईच एसेट क्लास इज ड्रिवन बाय द प्रोपोर्शन ऑफ एक्रूड वर्सेस फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये वाला पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स नहीं ले सकते, इनअप्रोप्रिएट होगा क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ द इंडेक्स इज यूजुअली शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ द इंडेक्स की जो ड्यूरेशन क्या होती है, टाइम जो होता है किसी इंडेक्स का वो कम होता है हमारे पोर्टफोलियो से, पेंशन प्लान लाइबिलिटी से। अब हम बात करने जा रहे हैं एसेट बेस्ड लाइबिलिटी की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि इसमें बेसिकली बहुत सारे हैं, ये सारे मतलब 7 है, इसमें 7 हमारे बेंचमार्क्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। एक तो है हमारा एब्सोल्यूट इंक्लूडिंग टारगेट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न बेंचमार्क से होते हैं, ये एक मिनिमम टारगेट को बताते हैं कि जो मैनेजर को उसको बीट करना होता है, इसको ये ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब अगर मेरी ये पोर्टफोलियो है और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी पोर्टफोलियो ने 18% पर एनम अर्न किया है, अगर मैं बात करूं ऐसे ही, तो इसमें अगर एक मेरा बेंचमार्क है तो वो क्या होगा, उसको बताना होगा कि ये तो इतना मिनिमम था, जैसे 15% अगर बेंचमार्क ने अचीव किया है तो ये 15% तो मेरा टारगेट है, इसको अचीव करना ही करना है, तो ये मिनिमम टारगेट हो गया। अब जो ये रिटर्न है इट कैन बी स्टेटेड एज कि 9% या जैसे मैं बोल रही हूँ 15%, या फिर वो हो सकता है एक स्प्रेड अब मार्केट इंडेक्स, जैसे मान लो निफ्टी 50 है, 15% उसने कमाया, मैं रेंज बता दूं +-4% की रेंज होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि एक्चुअल एजम्पशन से जो बेस हो। इसमें एक एग्जांपल है हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न बेंचमार्क का 20% पर एनम रिटर्न फॉर अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि कोई, जैसे आपके मन में परसेप्शन बना होता है कि जैसे इक्विटी है वो एटलीस्ट 15% तो बीट करना ही करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। पोर्टफोलियो इज एक्सपेक्टेड टू बी इनसेंसिटिव टू ब्रॉड इक्विटी मूवमेंट्स, ठीक है, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल हम लेते हैं इसमें। मार्केट न्यूट्रल का मतलब है कि बीटा हमारा 0 है, चाहे मार्केट अप जाए चाहे मार्केट डाउन जाए, हमारे जो इनसेंसिटिव है हमारा स्टॉक, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसमें और क्या है, इसमें है सेकंड हमारा ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स क्या मेजर करती है, ब्रॉड एसेट क्लास परफॉर्मेंस को मेजर करती है। एग्जांपल MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, जैसे कि वो पूरी कमोडिटीज को देख रही है,
और ये क्या होती है, वेल नोन होती है, रेडली अवेलेबल होती है, इजिली अंडरस्टूड होती है, और जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो पूरे के पूरे पॉपुलर होती है मीडिया में। अब हमारा थर्ड है हमारा स्टाइल इंडेक्स। स्टाइल इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इन्वेस्टमेंट जो मेरी स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कोई और हो सकती है, मतलब डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। Investment style is a natural grouping of investment disciplines that has some predictive power in explaining the future dispersion of returns across the portfolio. Example, अगर मैं बोलूं रसल 200 वैल्यू या फिर रसल 1000 ग्रोथ इंडेक्स, कोई अगर स्टाइल इंडेक्स में क्या होगा, वैल्यू इन्वेस्टर होता है और कोई होता है ग्रोथ इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये सबके उनके स्टाइल्स है, तो ये हम डिफरेंट उनके बेसिस पे इंडेक्स बनते हैं। फोर्थ है हमारा फैक्टर मॉडल बेस्ड बेंचमार्क। फैक्टर मॉडल क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फैक्टर्स पे बनते हैं वो बेंचमार्क्स, उनको हम बोलते हैं फैक्टर मॉडल। जो वो रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो फंडामेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैक्टर्स कुछ भी ले सकते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं हमारी एक्सप्लेनेटरी पावर, वो आइडेंटिफाई करती है हर एक फैक्टर में पोर्टफोलियो रिटर्न में वो कितना एक फैक्टर दूसरे रिटर्न पे वो कर रहा है, कितना उसको रिप्रेजेंट या उसको कितना दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल्स होंगे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, रिटर्न्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, फाइनेंशियल लेवरेज, ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये एक जनरल फॉर्म है, ये हमने इकोनोमेट्रिक्स में भी देखी, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की होगी तो वो भी देखा होगा, और किसी ने लेवल 1 या लेवल 2 पढ़ा होगा तो क्वांट्स में वाला पूरा दे रखा है। फिफ्थ है हमारा रिटर्न बेस्ड शार्प स्टाइल एनालिसिस बेंचमार्क्स। अब इसमें बोल रहे हैं रिटर्न बेस्ड बेंचमार्क्स। रिटर्न बेस्ड बेंचमार्क्स क्या होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं ना वो रिटर्न्स होते हैं वेरियस स्टाइल इंडेक्सेस के, जैसे स्मॉल कैप वैल्यू, स्मॉल कैप ग्रोथ, और लार्ज कैप वैल्यू या फिर लार्ज कैप ग्रोथ। अभी जो मैंने स्टाइल वाला पढ़ा था उसमें क्या था, वैल्यू और ग्रोथ था। इसमें अब और थोड़ा इसको इन डेप्थ कर दिया, जैसे स्मॉल कैप वैल्यू, स्मॉल कैप ग्रोथ, उसको और बाइफिकेशन कर दी। जो स्टाइल एनालिसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है वेटेड एवरेज ऑफ दीज एसेट क्लासेस दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स और ट्रैक्स द पोर्टफोलियो रिटर्न्स। रिटर्न्स की जो बेस बेंचमार्क्स होते हैं उसको हम देखते हैं, व्यू करते हैं स्टाइल को ऑन अ कंटेनियम। फॉर एग्जाम्पल द पोर्टफोलियो में बी कैरेक्टराइज्ड एज 60% स्मॉल कैप वैल्यू और 40% स्मॉल कैप ग्रोथ। इसको जो बनाने के लिए यूज होता है टू क्रिएट दिस बेंचमार्क, शार्प स्टाइल एनालिसिस यूज होती है, जिसमें हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर टू फोर्स द पोर्टफोलियो सेंसिटिविटीज। सिक्स हमारा बेंचमार्क क्या है, एसेट बेस्ड जो हमारा वो है बेंचमार्क, वो है हमारा मैनेजर यूनिवर्स। ये अभी कोई बेंचमार्क नहीं है, ये बेसिकली जो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं ना उनके इन्वेस्टमेंट जो डिसिप्लिन है उनको ये ग्रुप है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई एफ बहुत सारे बेंचमार्क्स है, ठीक है। बहुत सारे मैनेजर्स है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। अगर इसका भी ये सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स है, मान लो ये है क्या है, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स है ये विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, इन सबका क्या है वैल्यू वो है। ये नॉट अ बेंचमार्क है, ये जस्ट हम क्या करते हैं इसमें इन्वेस्टर्स कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं अदर मैनेजर्स को विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। अब ये सारे के सारे क्या है, ये वैल्यू इन्वेस्टर्स है। अब मैं इनको ए को कंपेयर कर सकती हूँ बी से, बी को कर सकती हूँ सी से, ऐसे हम अलग अलग उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपैरिजन के लिए ही बना होता है जो मैनेजर यूनिवर्स पीयर ग्रुप्स होते हैं। इनको क्या करना होता है, टिपिकली इनको बीट करना होता है, जो इनका यूनिवर्स है उनका ये क्या है, यूनिवर्स है आपस में जो इनका जितने भी लोगों का रिटर्न आएगा उनका जो मीडियन होगा उनको इसको बीट करना होता है हर एक मैनेजर्स को। मैनेजर यूनिवर्स कैसे बनता है, वो फॉर्म होता है एसेट क्लास और इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद इन दैट क्लास। इसकी वीकनेस होती है जो मैनेजर होता है ना, कभी कभार जो हम उनको वो नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसे चेंजेस होते हैं, वेरी स्मॉल चेंजेस इन परफॉर्मेंस जो उनकी वजह से नहीं होते, आउटसाइड द मैनेजर्स कंट्रोल, बट स्टिल उनकी जो रैंकिंग होती है ना मैनेजर की रैंकिंग, मान लो जो ए है वो फर्स्ट नंबर पे था, बी है जो सेकंड नंबर पे था। अब बी ने ऐसा कुछ किया जिससे कि ए की रैंकिंग चेंज हो गई, बट ए तो अपना काम अच्छे से कर रहा है तो उसकी ए की रैंकिंग हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 1। तो ऐसा कुछ काम जो ए के कंट्रोल में नहीं था, बी ने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से पूरा उसकी रैंकिंग खत्म हो गई, तो ये उसकी एक वीकनेस है। किसी के पास स्किल्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मीडियन मैनेजर, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। मैनेजर विद इन अ पीयर ग्रुप में ऑल नॉमिनली बी क्लासिफाइड एज लार्ज कैप वैल्यू या फिर स्मॉल कैप वैल्यू। अब इसमें भी चलो वैल्यू ले लिया, अब इसमें भी तो ये बाइफर्केशन होती है, ये भी तो हो सकता है कि ए और बी है लार्ज कैप वाले, सी डी ई एफ क्या है हमारे स्मॉल कैप, तो हम इसमें कंपेयर करने में बहुत दिक्कत होती है। सेवेंथ हमारा जो एसिड बेस्ड हमारा पूरा बेंचमार्क है वो है हमारा कस्टम सिक्योरिटी बेंचमार्क्स। ये क्या होता है, ये एक मोर प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये डिस्कशंस के थ्रू बनता है विद द मैनेजर एंड द एनालिसिस ऑफ पास्ट पोर्टफोलियो एक्सपोजर ऑफ द देन द बेंचमार्क इज पहले सबसे पहले क्या होगा, हम मैनेजर के पास जाएंगे, हम करेंगे डिस्कशन। एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं मैं। अरे
ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क, मैं एक मैनेजर के पास गई, उससे उसका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पूछा मैंने और उसकी एनालिसिस देखी पास्ट एक्सपोजर की। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं एक बेंचमार्क बना रही हूँ, कैसे सिक्योरिटी सेलेक्ट कर रही हूँ और वेटिंग सेलेक्ट कर रही हूँ, जो भी उसने मैनेजर ने मेरे को बताया है उसके बेसिस पर बेंचमार्क जो रीबैलेंस होगा ऑन पीरियोडिक बेसिस, ताकि हम कंसिस्टेंट रह सके जो भी मैनेजर की इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है। इस वाले जो कस्टम सिक्योरिटी बेस्ड बेंचमार्क्स हैं, इनको हम स्ट्रेटेजी बेंचमार्क्स भी बोलते हैं। एप्रोप्रिएट होते हैं व्हेन द मैनेजर स्ट्रेटजी कैन नॉट बी क्लोजली मैच टू ब्रॉड मार्केट इंडेक्स और स्टाइल इंडेक्स। अब ये मैनेजर है, उसका एक पर्टिकुलरली अलग ही स्टाइल चल रहा है, अलग ही इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन चल रहा है, तो जो कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं है, मतलब पूरे मार्केट में नहीं है, ऐसा कोई ब्रॉड मार्केट इंडेक्स भी नहीं है, ना कोई स्टाइल है, तो हम उससे जाके बात करके एक पर्टिकुलर उसके लिए ही उसको जो सूट करता है उसको उस वाली बेंचमार्क को बनाएंगे। कॉस्टली होता है इसको कैलकुलेट और मेंटेन करना। अब हम ये बोलते हैं कि हम बेंचमार्क की सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ वैलिड बेंचमार्क वो होते हैं अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इन्वेस्टेबल होना चाहिए, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रिफ्लेक्टिव ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट ओपिनियंस, स्पेसिफाइड इन एडवांस, अकाउंटेबल। अनएम्बिगुअस मतलब इसके जो सिक्योरिटीज है और वेट्स हमें पता होना चाहिए जो है। अब जो ये एसेट क्लासेस या सिक्योरिटीज या स्टॉक्स है इसमें, इस इंडेक्स में, हम उसको इन्वेस्ट कर ले ताकि हम उसको रेप्लिकेट या होल्ड कर सके अपने पोर्टफोलियो में, ताकि हम एक्टिव से पैसिव में जा सके। अगर वो इन्वेस्टेबल ही नहीं होगा तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। हम मेजर कर सके बेंचमार्क की रिटर्न ऑन अ रीजनेबली फ्रीक्वेंट एंड टाइमली बेसिस, इजिली हम उसको मेजरेबल उसकी रिटर्न को मेजर कर सके। वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारे मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को। रिफ्लेक्टिव ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट ओपिनियंस क्या है कि जो फेमिलियर विद द सिक्योरिटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेंचमार्क्स एंड देयर फैक्टर एक्सपोजर, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्पेसिफाइड इन एडवांस मतलब ऐसा ना हो कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, और अब मेरा मान लो ये स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप वाला पोर्टफोलियो, तो अब इसमें क्या हो गया, मेरी रिटर्न निकल के आ गई 18। अब मैं ये नहीं कि जब पूरा 18% निकल गई, अब मेरे को ये दिखाना है, मेरे को अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि मैंने मतलब कितना बीट किया, कितना एक्सेस रिटर्न कमाया। ये नहीं कि 18 मैंने जब पूरा अर्न कर चुकी हूँ उसके बाद मैं वो बेंचमार्क बना रही हूँ। जब मैंने शुरू किया पोर्टफोलियो बनाना तभी मेरा बेंचमार्क भी बनना चाहिए, ताकि मैं उसको देख सकूं कि मैंने सच में क्या एक्सेस रिटर्न अर्न की है या फिर नहीं की है। स्पेसिफाइड इन एडवांस। अकाउंटेबल होना चाहिए, जो हमारा वो जो बेंचमार्क है वो फुल्ली कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द इन्वेस्टर, विद द मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और जो मैनेजर है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके ताकि उसकी वैलिडिटी ऑफिस, हम अगर उस जो मैनेजर है उससे पूछ सके आके कि क्या ये जो तुम्हारा बेंचमार्क तुमने लिया है वो वैलिड है या नहीं, तो उसके पास एक पूरा रीजन होना चाहिए कि मैंने ये बेंचमार्क लिया है तो क्यों लिया है, और वो एक्सप्लेन, क्योंकि जब बाद में जब एक्सेस रिटर्न की बात आएगी तो मैनेजर के पास ही जाएंगे और बोलेंगे कि तुमने कितना एक्सेस रिटर्न अर्न किया है, तो वो एक्सप्लेन करो। अब हम ये बोलते हैं कि इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं हम बेंचमार्क की क्वालिटी को, डीकॉम्पोजिशन कर रहे हैं हम पोर्टफोलियो होल्डिंग्स और रिटर्न्स को। अब मैं ये बोल रही हूँ जो ये मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न की इक्वल है, पी इज इक्वल्स टू पी लिख सकते हैं हम, ठीक है, पोर्टफोलियो की जो रिटर्न है इक्वल टू इटसेल्फ। अब मैं अगर इसमें बी ऐड करूं और बी ही सब्सट्रैक्ट करूं तो ये पी इक्वल्स टू पी ही तो रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरी पोर्टफोलियो की रिटर्न है वो किसके इक्वल हो गई, बेंचमार्क प्लस ये क्या है मेरा पोर्टफोलियो माइनस बेंचमार्क, क्या होता है हमारा एक्सेस रिटर्न, जिसको मैं बोलती हूँ एक्टिव मैनेजमेंट या फिर एक्सेस रिटर्न, है ना, एक्सेस रिटर्न बोलती हूँ। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो मेरी पोर्टफोलियो की रिटर्न है, जो बेंचमार्क की रिटर्न है प्लस जो एक्सेस रिटर्न है उसके इक्वल होती है, ये मैं बोल सकती हूँ। अब ठीक है, इसको ए क्या है, ए यही है हमारा एक्टिव रिटर्न। अब मैं बी प्लस ए में जो ये एम है ऐड कर दूं और एम ही माइनस कर दूं, तो एम क्या है मेरा मार्केट इंडेक्स रिटर्न। मार्केट इंडेक्स रिटर्न, मार्केट इंडेक्स अभी हम देख चुके, बेंचमार्क और मार्केट इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो पोर्टफोलियो की रिटर्न किसके बेसिस पे हो गई, जो ये बेंचमार्क माइनस मार्केट इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा बेंचमार्क है, मान लो मैंने एक बेंचमार्क बनाया, माइनस में अगर मैं मार्केट इंडेक्स को माइनस कर रही हूँ तो ये क्या। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने जो मेरा बेंचमार्क है वो मार्केट वाला क्यों नहीं लिया, मार्केट इंडेक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा बेंचमार्क जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टाइल का होगा, डिफरेंट स्टाइल है मेरा, डिफरेंट जो मेरा इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है या मेरा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है, या मेरी जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है मार्केट से, तभी तो मैंने बेंचमार्क लिया अपना, डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। तो जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या शो करेगा, मेरा स्टाइल ही तो शो करेगा, समझ रहे हो ना, स्टाइल ही तो शो करेगा इसका, क्योंकि इन दोनों में तो डिफरेंस जो आ रहा है वो मेरी जो स्टाइल है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है उससे ही आ रहा है। तो क्या मैं बी माइनस जो एम है उसको मैं स्टाइल लिख सकती हूँ एस से। तब मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बेंचमार्क, निफ्टी 50 फॉर एग्जाम्पल,
15%, प्लस मेरा जो रिटर्न है वो किससे आया, एक स्टाइल या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लेने से 2%, फिर जो एक्टिव रिटर्न है मान लो मैंने वो कमाया 3%, तो मेरा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया वो हो गया 20%। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं द बेंचमार्क इज अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, तो एस तो मेरा 0 ही हो गया ना क्योंकि स्टाइल नहीं है, तो जो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वो मार्केट इंडेक्स प्लस एक्टिव रिटर्न होगा, ये तो सिंपल है। और अगर मैं मेजर करूं कोरिलेशन बिटवीन एक्टिव मैनेजमेंट, ये मेरा वो है कोरिलेशन ए और ई वाला, P माइनस बी तो एक्टिव होता है, और स्टाइल रिटर्न को, इसको और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूं जो मेरा एक्टिव रिटर्न है और प्लस स्टाइल को, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनेजर की एक्टिव सिलेक्शन डिसीजन अलाइन विद द स्टाइल करंटली फेवर्ड बाय द मार्केट। जो मैंने एक्टिव डिसीजन लिए वो क्या स्टाइल जो मेरा है उसके हिसाब से अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब जो मेरी एक्टिव रिटर्न्स है वो किसके बेसिस पे आई है, मेरे स्टाइल के उस पे आई है कि मेरा जो ये स्मॉल कैप या वैल्यू ग्रोथ या जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है या ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उससे आया, या फिर मेरा ये मतलब अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है मतलब मेरा जो एक्टिव रिटर्न है किसी और चीज से आया, स्टाइल से नहीं आया। पॉजिटिवली है तो मतलब मैंने अगर जो एक्टिव रिटर्न कमाए वो स्टाइल के बेसिस पर ही कमाए हैं। और जब मैं बोल रही हूँ कि मैं ना मैनेजर स्टाइल एस इज इन फेवर रिलेटिव टू द मार्केट, वी एक्सपेक्ट बोथ द बेंचमार्क एंड द अकाउंट टू आउट परफॉर्म द मार्केट। देयर इज अ गुड बेंचमार्क, देयरफॉर अ गुड बेंचमार्क क्या होगा, वो उनका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन एस एंड ई। अब ये एस और ई के बीच में वो देख रहे कोरिलेशन। अब क्या इंपॉर्टेंट, क्यों हमें इंपॉर्टेंस होता है चूज करने के लिए करेक्ट बेंचमार्क। अब सपोज करो कि जो बेंचमार्क है वो मिस स्पेसिफाइड है, तो जो उसके परफॉर्मेंस मेजरमेंट होंगे वो भी तो इनकरेक्ट होंगे, जो हमारे एट्रीब्यूशन और अप्रेजल एनालिसिस होंगे वो भी यूजलेस होंगे। एग्जांपल, अगर एक मैनेजर है वो इन्वेस्ट करता है जापानीज स्टॉक में, अगर वो यूज कर रहा है ये वाला बेंचमार्क MSCI पैसिफिक इंडेक्स को, जिसमें जो जापानीज स्टॉक है वो मोस्ट ऑफ द MSCI पैसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें और भी 4 डेवलप्ड मार्केट के स्टॉक्स है, ये एक MSCI है। ठीक है, हम एक इन्वेस्टर है वो जापानीज स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, बट इसमें ना 4-5 है, मतलब एक जापानीज वाला है और इसमें मान लो 4 कोई और डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, जापान का इसमें मेजर पोर्शन है, मान लो 70 या 60% जापानीज स्टॉक है, और जो इन्वेस्टर है वो भी क्या है, वो जापानीज स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या ये मैं एज अ बेंचमार्क ले सकती हूँ? ले तो सकती हूँ, पर वो अच्छे से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें और भी तो 4 ये डेवलप्ड मार्केट के इंडेक्स है, ये तो सिर्फ 60% ही शो कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा, जो MSCI जापान इंडेक्स होगा वो ही क्लोजली रिप्रेजेंट करेगा मैनेजर की नॉर्मल पोर्टफोलियो यानी कि जो उसको लेना चाहिए बेंचमार्क के, उसमें ये नहीं कि जो वो ले रहा है। अगर मान लो कि इसमें जो मैनेजर की रिटर्न है वो 18% आई है, और जो MSCI पैसिफिक जिसमें कि 5 जो डेवलप्ड कंट्रीज के वो है उसके आई है रिटर्न 20%, और MSCI जापान की आई है जो लेना चाहिए उसको पोर्टफोलियो 9%। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, देखो मैनेजर की रिटर्न क्या है, इसने तो कम परफॉर्म किया MSCI पैसिफिक से, ये क्या है अंडर परफॉर्म किया अगर मैं इससे कंपेयर करूं। बट मैं अगर जो उसका रेलिवेंट जो नॉर्मल उसका पोर्टफोलियो है MSCI जापान जो लेना चाहिए उसको बेंचमार्क, उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये तो बहुत इसने आउट परफॉर्म किया, पूरा 9% डबल रिटर्न कमा के दिया है। तो जब तक अगर हम नॉर्मल जो वो उसका जो इन्वेस्ट करे जो उसका पोर्टफोलियो है वो रिप्रेजेंट बेंचमार्क नहीं करेगा, तो इससे तो अंडर परफॉर्मेंस और सीधा आउट परफॉर्मेंस की बात हो जाएगी, और जब हम एट्रीब्यूट्स और एनालिसिस करेंगे तो वो तो गलत एक्सप्लेन करेगा ना, रादर देन ट्रू एक्टिव रिटर्न। हम क्या करेंगे, उसका लॉस को देखेंगे कि उसने अंडर परफॉर्म क्यों किया, जबकि उसको तो आउट परफॉर्म वाली चीजें देखनी चाहिए कि उसने आउट परफॉर्म क्यों किया। बेंचमार्क जो है समटाइम्स आर चूजन फॉर रॉन्ग रीजंस। मान लो जो अंडर परफॉर्मिंग मैनेजर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बीट नहीं कर पाए बेंचमार्क को, वो क्या कर रहे हैं अपना बेंचमार्क चेंज कर ले रहे हैं ताकि वो एक्सेस रिटर्न दिखा सके अपने बेंचमार्क्स के लिए। तो वो क्या है, इनएप्रोप्रिएट और अनएथिकल है, तो गलत है ना। तुमने कोई अंडर परफॉर्म कर दिया, अगर जो तुम्हारी बेंचमार्क तुमने शुरू में बनाई फिर तुमने बेंचमार्क ही चेंज कर दी एंड में आते आते। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द ब्रॉड मार्केट बेंचमार्क और मैनेजर की नॉर्मल पोर्टफोलियो या फिर बेंचमार्क से। जो ट्रू एक्टिव रिटर्न होगी वो किससे होगी, वो होगी हमारी जो लेना चाहिए हमें पोर्टफोलियो, जो लेना चाहिए हमें पोर्टफोलियो नॉर्मल पोर्टफोलियो बेंचमार्क जिसकी बात कर रहे हैं। और अगर मैं जो जनरल मार्केट की बात करूं जैसे MSCI पैसिफिक, वो क्या होगा, मिसफिट एक्टिव रिटर्न को दिखाएगा। और जो अगर मैं ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स भी ले रही हूँ तो वो स्टाइल बायस को क्रिएट करेगा, जो मैं बोल रही थी कि जो बेंचमार्क और जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो होता है हमारा स्टाइल वाला पार्ट। अब इसमें बात करते हैं हम, चलो मान लो इक्विटी और बॉन्ड की तो समझ आ रही है हमें, ये तो हमारे पास है ही, ऐसे इंडेक्स मिल जाते हैं, हम ये बना सकते हैं। बट जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एज इन रियल एस्टेट हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गई, हेज फंड्स हो गए,
इसमें तो और भी है, डिस्ट्रेस कमोडिटीज हो गई, डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज हो गई, इन सब के लिए भी तो बेंचमार्क्स चाहिए। तो हम कैसे उनको बनाते हैं, क्या बेंचमार्क्स यूज करते हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस होती है, तो हम ये आने वाले इसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे हम। अब हम देखते हैं कि जो बेंचमार्क होती है, बेंचमार्किंग इन हेज फंड इन्वेस्टमेंट, वो होती है इनकम पास करती है वो ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबल स्ट्रेटेजीज डिजाइन टू एक्सप्लॉइट मार्केट। हेज फंड्स क्यों बनते हैं? हेज फंड्स बनते हैं ताकि हम मार्केट इनएफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट कर सके पॉसिबल स्ट्रेटेजीज बना बनाकर, जो उनके अनलिमिटेड एक तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होती है और वो वेरी करती है सब्सटैंशियली फ्रॉम वन अनदर, और उनकी जो एसेट एलोकेशन है वो भी चेंज होती रहती है, और वो लेवरेज यूज करते हैं, वो एसेट्स को शॉर्ट भी करते हैं, पोजीशन लेते हैं डेरिवेटिव्स में, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। तो उनके लिए ना एक सिंगल स्टैंडर्ड बनाना हेज फंड का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हेज फंड्स में ट्रांसपेरेंसी कम होती है और वो डिफिकल्ट होते हैं मॉनिटर में, और वो इलिक्विड, सारी उनकी जो लिमिटेशंस ये हेज फंड्स की कि वो इलिक्विड है, वो डिफिकल्ट टू मॉनिटर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो शॉर्ट करते हैं एसेट्स, और डेरिवेटिव्स में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, लेवरेज भी लेते हैं, और उनका मतलब एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे वो बनता है। तो उसके लिए एक जो इंडेक्स है या बेंचमार्क है वो लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट इसमें क्या बोल रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेज फंड और ब्रॉड मार्केट अनसुटेबल बना देती है बेंचमार्क्स को। जो रिस्क फ्री रेट है प्लस अगर मैं उसमें कोई स्प्रेड ऐड करूं तो वो हम हेज फंड बेंचमार्क ले सकते हैं फॉर आर्बिट्राज बेस्ड हेज फंड स्ट्रेटेजीज। और ये है CSFB टर्मोंट, इसको हम हेज फंड बेंचमार्क के लिए बहुत बार यूज करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? जो रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर ऑफ अ स्ट्रेटेजी, वो रिप्रेजेंट अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेटिव, ये जो मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है। और जो हेज फंड्स होते हैं वो क्या सफर करते हैं? वो सफर करते हैं सर्वाइवरशिप और बैकफिल बायस को। बैकफिल बायस अकर्स व्हेन द इंडेक्स प्रोवाइडर एड्स अ मैनेजर टू द इंडेक्स एंड इंपोर्ट्स द मैनेजर्स एंटायर रिटर्न हिस्ट्री, ठीक है। थर्ड है इसका कि हेज फंड की जो परफॉर्मेंस डेटा होती है आर सेल्फ रिपोर्टेड और टिपिकली नॉट कंफर्म बाय द इंडेक्स प्रोवाइडर। नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो मैनेज की जाती है, वो मैनेज होती है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, और जो इलिक्विडेड एसेट्स है वो सब्जेक्टिव, हम हमारे पास प्राइस थोड़ी निकाल सकते हैं इलिक्विड एसेट के, तो उसमें भी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अब इसमें बात करें हम बेंचमार्किंग इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, हम कैसे लेते हैं? चूजिंग एप्रोप्रिएट रियल एस्टेट बेंचमार्क, बहुत ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन करनी पड़ती है और अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ सच बेंचमार्क्स अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखनी है। फर्दर क्या कॉम्प्लिकेट करता है कि क्योंकि रियल एस्टेट जो फंड्स होते हैं इज द सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट रिटर्न मेजरमेंट। कुछ होते हैं ओपन एंडेड फंड्स और कुछ होते हैं हमारे क्लोज एंडेड फंड्स, ठीक है। जिसमें ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं? जिसमें ट्रांजैक्शन और हमारी जितना भी चीजें होगी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टर होती है। क्लोज एंडेड में डिस्क्रिशन ऑफ द फंड मैनेजर होती है। इसकी लिमिटेशंस क्या है इसकी बेंचमार्क की? वो सबसेट होता है रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी सेट का। प्राइजेस तो एक तो पता ही नहीं होता, तो हम अप्रेजल बेसिस यूज करते हैं, देखो अप्रेजल्स यूज करते हैं, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट होते हैं जो रियल एस्टेट के बेंचमार्क तो हम ले ही नहीं सकते, और हर एक इसमें रियल एस्टेट क्या है वो यूनिक होती है, उसको अनडाइवर्सिफाइबल होती है, यानी कि हम छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट दें, एक घर ले रखा है इसको, ये इस इन्वेस्टर को दे दें, इस इन्वेस्टर को, फिर हम उसका रिटर्न देख रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और क्या इसमें कि इनहेरेंटली बायस होती है, वो हाईली कोरिलेटेड विद द रिटर्न्स ऑफ लार्ज फंड डेटा। और इसमें क्या दिखा है कि वेरिंग डिग्रीज ऑफ लेवरेज जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से भी हम बना नहीं सकते हैं। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं दिखाती, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है, लैक ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है वो परफॉर्मेंस को डिराइव करती है। इसमें जो हम अगर मैं किसी बेंचमार्क, चलो मैंने बना भी लिया कि रीट्स का एग्जांपल लूं, तो मैंने रीट्स ले रखे हैं। जो मैं अगर असलियत में जाऊंगी वही प्रॉपर्टी खरीदने, तो उसमें ट्रांजैक्शन, टैक्सेस, मेरे बहुत सारे ऐसे कॉस्ट लग जाएंगे, तो ये वाले जो रीट वाली चीज है इसमें तो ये नहीं शो करेगा ना, तो इसके जो रिटर्न्स होंगे वो इस वाले फिजिकल वाली चीज से ज्यादा होंगे, इंडेक्स के रिटर्न ज्यादा होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट को नहीं देख रही। प्राइवेट इक्विटी की बेंचमार्क्स कैसे हम डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स टिपिकली उनको कैलकुलेट करना होता है जब भी हम प्राइवेट इक्विटी, जैसे शार्क टैंक्स होते हैं, शार्क टैंक्स में बहुत सारे लोग नहीं आते कि हमें उनको पैसे चाहिए होते, बहुत सारी कंपनीज आती है, तो वो बेसिकली दिस इज प्राइवेट इक्विटी, वो प्राइवेटली जा रहे, वो पब्लिकली नहीं उनके पास जा रहे, स्टॉक मार्केट में ही जा रहे, कि ताकि हम इक्विटीज या शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके टू जनरल पब्लिक। वो एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट, उनके पास जाते हैं ताकि वो अपनी जो शेयर्स है उनका कुछ पोषण दे सके अपने कंपनी का। तो इसके लिए जो वहां पे शार्क्स बैठे होते हैं वो हमेशा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे बोलते हैं IRR, जो अगर वो इन्वेस्टमेंट करे उस पर्टिकुलर कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर कोई अनुपम मित्तल एग्जांपल, वो इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी में, तो वो उसको क्या देखेगा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना वो कितना रिटर्न मेरे को कमा के दे रही है, तो वो बेस होता है कैश फ्लोज के बेसिस पे करेगा, और एंड करेगा जब वो कंपनी को अपने पैसे निकाल रहा है तब उससे उसकी वैल्यू को तब डिटरमाइन करेगा।
तो ऐसे जो बेंचमार्क्स होते हैं वो एक ऐसे जनरल बनाए हुए कि कैम्ब्रिज एसोसिएट्स प्रोवाइड्स IRR एस्टिमेट्स। अब इसकी जो लिमिटेशंस होती है वो होती है कि जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है जो वो मैनेजर्स की डिफरेंट हो सकती है। फंड मैनेजर की जो IRR है वो मीनिंगफुली इन्फ्लुएंस बाय अर्ली लॉस और अर्ली विन के पोर्टफोलियो पे भी डिपेंड करती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है वो। जो डेटा आर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, अगर मैं डेटा की बात करूं तो वो अलग अलग हो सकती है। जो कंपनीज इन अ फंड कैन बी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मान लो कोई सीड वाली है हमारी कैप, अभी हमने बस जस्ट आइडिया ही आया हमें, फिर वो थोड़ा और इम्प्रूव हुई है वो जो हमारी कंपनी है थोड़ी और बड़ी हुई है वो, फिर उसके बाद वो थोड़ी और बड़ी हुई है, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो हम एक पर्टिकुलर ऐसे इंडेक्स नहीं बना सकते। एक बनाया हुआ है पब्लिक मार्केट इक्विवेलेंट PME मेथोडोलॉजी, ठीक है, वो डेवलप की हुई है टू अलाउ कंपैरिजंस इन प्राइवेट इक्विटी IRRs विद रिटर्न ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड इंडेक्सेस। ये रेप्लिकेट करती है जनरल पार्टनर की कैपिटल कॉल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस को। कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द PME इंडेक्स एंड द नेट IRR ऑफ द फंड रिवील्स कि हमने ओवर या फिर अंडर परफॉर्मेंस की है कि नहीं। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टू चूज द अप्रोप्रिएट PME बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर अ प्राइवेट इक्विटी फंड। जो भी पुअरली चूजन PME होता है वो रिस्क ऑफ लीडिंग द इन्वेस्टर इनकरेक्ट कंक्लूजन में उसको डाल देता है। अब कमोडिटीज की बात करूं, अगर कमोडिटीज जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें क्या होगा, क्योंकि जो कमोडिटीज के जो इंडेक्स है वो क्या फ्यूचर बेस्ड कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स होती है, तो रेप्लिकेट करना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन ले रही हूँ तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे। बट बहुत सारे और भी बनाए हुए हैं कमोडिटी इंडेक्स, जैसे कि रियूटर्स, जेफरीज कमोडिटी रिसर्च ब्यूरो, S&P, गोल्डमैन सैक्स, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, सारे क्या बनाए हुए हैं, ये इंडेक्स बनाए हुए हैं। अब जो इनके फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न्स होते हैं वो कैश मार्केट परफॉर्मेंस को एक सेरोगेट होते हैं वो। अब जो अलग अलग कॉम्पोजिशंस होंगे, अगर ये बेंचमार्क है डिफरेंट, तो जितने भी उनके कॉम्पोजिशंस वेरी करेंगे और उनकी जो, मान लो एक मैंने इसमें ले रखा है व्हीट या फिर ऑयल ले रखा है, तो इस जो बेंचमार्क है बेंचमार्क 1, उसका व्हीट वाला जो है वो मान लो 50% ले रखा है इसने, इसमें 30%, तो बेंचमार्क 2 ने डिफरेंट ले रखा है, इसने ले रखा है 20 व्हीट को और ऑयल को ले रखा है इसने 10, तो डिफरेंट हो सकता है। तो मार्केट कैप वेटिंग जो स्कीम है वो कैन नॉट बी कैरिड ओवर द इंडेक्सेस टू कमोडिटी फ्यूचर्स, क्योंकि जो लॉन्ग फ्यूचर पोजीशंस है उनके लिए हमें शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन भी बनानी पड़ेगी, तो हमेशा जो वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होती है वो 0 होती है एट द इनिशियल स्टेज। इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, एक तो यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, डिग्रीज ऑफ लेवरेज और डिस्क्रिशनरी वेटिंग्स ऑफ एक्सपोजर्स विद इन द इंडेक्स। अब जो मैनेज डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी बेंचमार्क्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मैनेज डेरिवेटिव्स, क्योंकि एक स्पेसिफिक सिंगल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करते हैं मैनेज डेरिवेटिव्स, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक के लिए हम नहीं बना सकते ऐसा कोई बेंचमार्क। जो अदर डेरिवेटिव बेंचमार्क आर बेस्ड ऑन पीयर ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल बार्कलेज हेज, CISDM, STA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेंचमार्क्स अगेन फिर भी बनाए हुए हैं वो। अगर मैं मैनेज डेरिवेटिव्स अपनी पोर्टफोलियो में ले रही हूँ ना, तो उसके लिए मेरे को एक बेंचमार्क कोई अप्रोप्रिएट चूज खुद से ही करना पड़ेगा, ये हमें यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी इसके बेसिस पे। तो ये जो इंडेक्स है वो सफर करते हैं पीयर ग्रुप बेस्ड बेंचमार्क्स लिमिटेशन जो होती है सर्वाइवरशिप बायस से सफर करते हैं। अब है इसमें कि बेंचमार्किंग डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज क्या होती है, मान लो कि ये कंपनी है ये ए, अब पहले तो ये बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे कि अनिल अंबानी की बात करूं मैं, उसकी एक कंपनी है वो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो अच्छी नहीं चल रही, वो एक डिस्ट्रेस सिक्योरिटी बन गई, उसके जो फ्यूचर्स के जो प्लान है वो अच्छे नहीं बन पाए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसके जो रिटर्न्स है और जो प्राइसेस है वो फॉल होने लग गए। जब प्रॉफिट ही नहीं बचा एक कंपनी में तो वो क्या होगी, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई, तो वो क्या बन गई, एक डिस्ट्रेस सिक्योरिटी बन गई। तो उसको कोई लोग ना उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि कोई न्यूज या जो, मान लो मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं, अगर मेरे को लग रहा है कि ये वाली जो मेरी कंपनी है ना ये डिस्ट्रेस्ड है, बट इसको मैं अगर अपना कुछ थोड़े पैसे वैसे लगाऊं या थोड़े उसको आइडियाज दूं तो इससे ना ये पूरा जो कंपनी ए है ये इंप्रूव हो सकती है। बट तो फिर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगी, लॉस मेकिंग है, बट जैसे जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करी, जैसे जैसे इसमें चेंजेस करी तो ये प्रॉफिट मेकिंग हो सकते हैं, तो मेरे रिटर्न्स बहुत अच्छे होने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो इसलिए लोग डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो इलिक्विड होते हैं और नॉन मार्केटेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि लोग उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और बहुत ही उनका डिफिकल्ट होता है टू फाइंड द सूटेबल बेंचमार्क, और वो इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू मार्केट वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज, और स्टेल प्राइसिंग जो होती है वो हमेशा होती ही होती है। मैं अब इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ किसी कंपनी ए की तो मैं वो निकाल नहीं पाऊंगी,
ठीक है, तो वैसे तो हम निकाल सकते हैं कि जो इसकी ए है वो किसी की भी नेटवर्थ कैसे निकालते हैं हम, नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दिस इज नथिंग बट योर इक्विटी वाला पोर्शन, जो भी इक्विटी होगी जितना भी उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही नेटवर्थ है। बट जो इसका क्या इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज वो जो होगी वो सही होगी नहीं, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रेस सिक्योरिटी है, तो उसके जो प्राइसेस होंगे वो अच्छे से उसको शो नहीं करेंगे। वन पॉसिबल स्ट्रेटेजी इज टू यूज मार्केट इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, सच एज बार्कलेज डिस्ट्रेस सिक्योरिटी इंडेक्स, जो फंड मैनेजर के थ्रू बनी है, जो इन्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज में। With this we end our lecture number 3 and also our day, जो डे का मेरा टास्क था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा थ्योरी थी, इसको मतलब ज्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे हमें पता होना चाहिए ये सब चीजें, इसके पॉइंट्स ज्यादा मतलब हमें ये नहीं है कि जो सीएफए वाले वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पूरा उसको लाइन टू लाइन या फिर वर्ड टू वर्ड उसको मगअप कर लें, ऐसा नहीं चाह रहे। वो ये सब चाह रहे कि जो कंसेप्ट है वो हम और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो अच्छे से, जो कि हम लेवल 1 और लेवल 2 में देख चुके हैं। वो कोई भी फैक्ट्स को ये नहीं चाहते कि वो याद करें, ठीक है, तो इसको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस एंटायर सेशन। कीप लर्निंग, कोई डाउट से पूछ लेना, कमेंट कर लेना, और जितने भी प्रीवियस एसेट एलोकेशन है अगर किसी को रिवाइज करना हो तो वो भी देख लेना। ओके बाय, साइनिंग ऑफ।